एक 16 साल का लड़का हो या लड़की हो, वो एक ऐसे इम्पोर्टेंट निर्णय लेने के दहलीज पर खड़ा है, वहां पर आप गाइड करने के बजाय उसको कह रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से निर्णय लो। क्यों? क्योंकि अगर उसके निर्णय में गलती हो गई तो उसका ब्लेम आप पर ना आए। मेरे यहाँ घरों में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े किए नहीं जा रहे हैं। पेरेंट्स तो अपनी जगह हैं, ग्रैंड पेरेंट मिसिंग हैं, तो कल्चरल रूट जो होना चाहिए वो है नहीं। और आपके सामने जो मीडिया है वो टॉम एंड जेरी से शुरू होता है, और जितनी भी उस एज को अट्रैक्ट करने वाले सीरियल्स हैं उसमें आपकी कल्चरल इनपुट जिसको आप कह सकते हैं वो गायब है। आप स्कूलों और में आजकल जो पीटीएम होती है उसमें जाके देखिए, पेरेंट्स टीचर्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि साहब मेरा बच्चा किस फील्ड में कमज़ोर है, उसको डेवलप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। इसमें उसकी रुचि नहीं है जी। उसकी रुचि इसमें है कि सर उसको ये 2 नंबर यहाँ आपने काट दिया, वो फलाने के बेटे को आपने दे दिए, इसको भी दीजिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय पॉडकास्ट अनसंग हीरोज लीजेंड्स इन स्पॉटलाइट। इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में हम बात करते हैं मेंटल हेल्थ के बारे में, फिजिकल हेल्थ के बारे में, गट हेल्थ एंड गट और माइंड के कनेक्शन के बारे में। और ये आज के दिन में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स हर इंसान में बढ़ता जा रहा है, एंड स्पेशली अगर हम यूथ की बात करें तो स्ट्रेस लेवल्स एक अलग ये है। एंड हर एक इंसान, हर एक यूथ जो है आज कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे मेंटल हेल्थ से ग्रसित है। सो आज इसी पक्ष में हम बात करेंगे और आज हम डीप डाइव करेंगे कि किस तरह से मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ कनेक्टेड है, गट हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है एक यूथ के ज़िंदगी में। और आज जो मेरे गेस्ट हैं वो भी बहुत स्पेशल हैं। मेरे गेस्ट जो हैं वो एक मेंटोर हैं, एक काउंसलर है, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इनके बहुत सारे ऐसे ये हैं कि ऐसे गुण हैं कि मैं क्या बताऊं। सो मैं अगर कुछ उनके बारे में बताऊंगा तो थोड़ा सा ये हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि मेरे गेस्ट को खुद ही मैं बोलूँगा कि वो इसके बारे में बताएं। सो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूँ सर विवेक जोगलेकर सर वेलकम टू माय पॉडकास्ट। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच, आपने अपने समय निकाला और आज यहाँ पे आए। आपने मुझे बुलाया, तो थैंक यू सर। सो इससे कि मैं गेस्ट को आपको इंट्रोड्यूस करूं, बिकॉज ये मेरी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ कैन यू प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय गेस्ट, से समथिंग अबाउट योर बैकग्राउंड। देखिए, बहुत सारी बातें तो मेरे पास नहीं है अपने बारे में कहने के लिए, पर यह है कि आई डू केयर फॉर यूथ। ग्रेट। मुझे युवाओं के प्रति विशेष संवेदना है, और उसका कारण मैं स्वयं खुद हूँ, क्योंकि व्हेन आई वाज ऑफ देयर एज मैंने सफ़र किया, और वो जो दौर था उस दौर में आपको मार्गदर्शक नहीं मिलते थे। एब्सोल्युटली। यानी यहाँ तक कि पढ़ाई के बाद क्या किया जाए तो कोई रास्ता नहीं मालूम था। लोग कहते नौकरी की जाए, तो कौन सी नौकरी की जाए, मुझे कौन सी नौकरी करना अच्छा लग सकता है, यहाँ तक कि मैं कौन सा सब्जेक्ट लूँ ये भी मुझे। माय फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स एंड ही वाज ए रिनाउंड पर्सन ऑफ छत्तीसगढ़। ही वाज द फाउंडर ऑफ कॉमर्स इन छत्तीसगढ़ इन ए वे यू कैन से। पर उन्होंने भी मुझे मेरे इंक्लिनेशन को देखते हुए मुझे किस सब्जेक्ट की ओर जाना चाहिए ये नहीं बताया। तो मैं तो अंधेरे में बढ़ रहा था जी, और कई बार ऐसा लगा कि मैंने सही लाइन पकड़ी है, कई बार ऐसा लगा कि नहीं गलत लाइन पकड़ी है। और कुछ मिसगिविंग्स जो थी जिनकी वजह से मैंने अपने आप को एक यूथ काउंसलर के रूप में ढालने का निर्णय लिया। इट वाज डेलिबरेट अटेम्प्ट। मैंने बिल्कुल सोच समझ करके मैं आया कि यूथ को मार्गदर्शन की ज़रूरत है। और आफ्टर द सैड आई शुड से डिसइंटीग्रेशन ऑफ संयुक्त परिवार सिस्टम इन इंडिया, जो यूनिटरी या एकाकी परिवारों का जो अभ्युदय हुआ, उसमें
सबसे ज़्यादा कोई अगर परेशान हुआ होगा तो वो यूथ हुआ होगा, क्योंकि उसके साथ बात करने वाला आसपास कोई नहीं। एब्सोल्युटली। अगर कोई मिल गया तो वो उसका बड़ा, मैं कहता हूँ, सौभाग्य है कि उसको ऐसा कोई एक्सीडेंटली टकरा गया जिसने उसको गाइड किया। अन्यथा मेरा तो आज का ऑब्जर्वेशन ये है कि आज के जो पेरेंट्स हैं उनको पेरेंटिंग नहीं आती। मैं बहुत ब्लंटली बात करता हूँ, सॉरी, दे डोंट नो पेरेंटिंग। एक उर्दू में शेर है ना कि सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। इस टाइप से वो भी जी रहे हैं और इस टाइप से उनके बच्चे भी जी रहे हैं। आज के समय में मैंने देखा अधिकांश परिवारों में, यूनिटरी फैमिलीज में, एक बच्चों की संख्या कम हो गई है। एक दो बहुत न्यूक्लियर फैमिलीज। अब तो 3 बच्चे अगर किसी घर में हों तो माँ बाप बोलते समय संकोच करते हैं, शर्माते हैं कि मेरे 3 बच्चे हैं। अब 3 हैं तो यानी जैसे कि बड़ा भारी अपराध कर दिया हो। एनीवे, स्थितियां हैं, पर बच्चे को गाइड कोई नहीं करता। मैंने ऐसे अनेक, दे डोंट नो पेरेंटिंग, मैंने ऐसे अनेक पेरेंट्स को देखा है। 10th हो गया बच्चे का, अब क्या सब्जेक्ट लिया जाए। मैंने तो सर अपने बेटे को कह दिया है, तेरी पसंद का जो सब्जेक्ट है वो तुम ले लो, बाद में मेरे को मत कहना। मैं कहता हूँ, अरे वो पेरेंट और व्हाट। एक 16 साल का लड़का, बच्चा, लड़का हो या लड़की हो, वो एक ऐसे इंपॉर्टेंट निर्णय लेने के दहलीज पर खड़ा है, वहां पर आप गाइड करने के बजाय उसको कह रहे हैं कि तुम अपने हिसाब से निर्णय लो। क्यों? क्योंकि अगर उसके निर्णय में गलती हो गई तो उसका ब्लेम आप पर ना आए। ये कोई बात है? उसका कारण यह है कि उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देखा है, उन्होंने अपने बच्चे को बड़ा किया नहीं है। Absolutely. मेरे यहाँ घरों में बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े किए नहीं जा रहे हैं। पेरेंट्स तो अपनी जगह हैं, ग्रैंड पेरेंट मिसिंग हैं, तो कल्चरल रूट जो होना चाहिए वो है नहीं। और आपके सामने जो मीडिया है वो टॉम एंड जेरी से शुरू होता है, और जितनी भी उस एज को अट्रैक्ट करने वाले सीरियल्स हैं उसमें आपकी कल्चरल इनपुट, जिसको आप कह सकते हैं, वो गायब है। तो मुझे ऐसा लगा, मैंने ये फेस किया, नॉट ओनली एजुकेशन, मैं कहता हूँ इवन सेक्सुअल जो नीड्स पैदा होती हैं बच्चे की, देयर इज नोबडी। एक लड़का एक लड़की बड़ी हो रही है और अचानक कल तक जिस लड़की के साथ वो झूमा झाटी कर लेता था, खेलता था, टीप रेस खेले, चाहे जो खेल खेले, बेझिझक करता था, अचानक जब उसमें एक हार्मोनल चेंज की वजह से वो जब किशोर वय में घुसता है, उस लड़की के साथ जिसके साथ वो झूमा झाटी हो जाती थी जिसकी, उसको वो डिस्टेंसिंग शुरू होती है। अचानक वो देखता है कि लड़कियां जो है वो अपना एक ग्रुप बना करके अलग बैठ रही हैं, लड़के अलग हो रहे हैं। इसको भी अब लड़कियों को छूने का मन कर रहा है, उनसे बात करने का मन कर रहा है, आवाज फट रही है, दाढ़ी मूंछ निकल रही है। सेम थिंग इज हैपनिंग टू द अदर जेंडर ऑल्सो। पर अब इसका करें क्या? बात करने के लिए किसके पास जाए? गाइड कर संयुक्त परिवार प्रणाली में बड़ा भाई छोटे भाई को, छोटा भाई एकदम छोटे भाई को, और यहाँ तक कि वो सिलसिला ऐसा अनवरत होता था कि कई बार तो सबसे छोटा भाई और उसका चाचा वो लगभग हम उम्र होते थे। Absolutely. सो एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम था सर। Yes. अब देयर इज ए ब्रेक। करेक्ट। चेंजेस तो आएंगे, सिस्टम है नहीं, ये तकलीफ है। ये एक्चुअली सर आपने बहुत अच्छी बात बोली। कंबाइंड फैमिली तो है ही नहीं और न्यूक्लियर फैमिलीज हो गए, और एक और बात जो है, मदर फादर सब अर्निंग हो गए, तो बच्चा जैसे 2 साल का होता है उसको क्रश में लगा दिए या फिर वहाँ पे डाल दिए, एंड द होल डे बच्चा इज देयर विद देम ओनली। अब 0 to 4 years जब बंदे का मतलब बच्चे का कॉन्शियस माइंड बढ़ता है, सब कॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड बढ़ता है जी, सो उसको तो रूट्स कल्चर का पता ही नहीं है। बिल्कुल। एंड आपने जैसे बोला सर कि बच्चे का मतलब पेरेंट्स है ही नहीं है। मैं बच्चे जो 4 to 14 years जो पेरेंटिंग होता है ना सर, मेरे को लगता है कि 18 years का एक प्रोजेक्ट है पेरेंट्स के लिए, बिकॉज 4 to 14 years इज द टाइम व्हेन अ माइंड इज डेवलप्ड।
मतलब एक बच्चे की पर्सनैलिटी बन जाती है जी। एंड दिस 70% ऑफ दिस पर्सनैलिटी स्टेज थ्रू आउट द लाइफ यस ऑफ एंड कोर्स। दिस इज द टाइम जो आपने बोला है कि पेरेंट्स बिजी रहते हैं, बच्चे को क्रैश में डाल देते, देयर इज नो कल्चर, देयर इज नो ग्रैंड पेरेंट्स, कोई चाचा नहीं है। आई थिंक दिस इज अ मेजर थिंग विच इज हैपनिंग नाउ इट इज एंड ये इम्पैक्ट होता है बच्चे का आगे चलकर। जी। सो सर आज आप बहुत बच्चों का काउंसलिंग किए हैं, मेंटरिंग भी किए हैं। आज अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हम देखें तो ये मार्क्स लेने का होड़ लगा हुआ है, मीन्स 90%, 93%। और इस होड़ में कहीं ना कहीं हम माइंडसेट जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसको हमने छोड़ दिया है, मतलब माइंडसेट पे हम ध्यान ही नहीं देते हैं। सो एज पर यू सर, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, माइंडसेट और गेटिंग मार्क्स? सर नो डाउट माइंडसेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आज जो बच्चा केवल नंबर की ओर भाग रहा है, जी, क्योंकि नंबर कितने मिले इस आधार पर उसकी माने बुद्धिमत्ता का मेजरमेंट दुर्भाग्य से हो रहा है, उसके ज्ञान का मेजरमेंट नहीं हो रहा है। सो उसको इसमें रुचि नहीं है। कोई अभ्यास माला पढ़ करके बच्चा 90-95% ले आता है, पर किसी टेक्स्ट बुक को पढ़ के या किसी अच्छे शिक्षक के पास या गुरु के पास जा करके विषय की गहराई में उतरने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं है, उसकी रुचि नहीं है उसमें। वो ये सोचता है कि क्या करूँगा नॉलेज एक्वायर करके, आई एम गोइंग टू गेन नथिंग। उससे अच्छा है कि 90-95। और पूरा का पूरा मार्केट और सोसाइटी जो है वो मार्क्स को इतना हाइप दे रही है जी, ये 99.99% परसेंटाइल और इतना परसेंट नंबर, ऑब्वियसली बच्चा उससे इन्फ्लुएंस हो जाता है। और ये अच्छी बात नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं। और कहीं ना कहीं सर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी एक ये है, बिकॉज अगर आपको बच्चे को मार्क्स नहीं मिलते हैं तो उसको एडमिशन नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग में, जेई में या नीट में, तो ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू गो फॉर इट। दैट इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू। यस, कि वो उसको नंबर की दौड़ में उसमें शामिल होना पड़ता है, परंतु नंबर की दौड़ में शामिल होने के कारण ज्ञान की पिपासा खत्म हो जाए जी, ये भी एक कोई नेसेसरी है, एसेंशियल कंडीशन नहीं है। ज्ञान की पिपासा बनाए रखते हुए भी नंबर की दौड़ में जाया जा सकता है। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे पेरेंट्स का रोल आता है सर। बहुत पेरेंट्स शुड, ज्ञान तो स्कूल देता ही है वो सब तो, बट पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे का वो जो एटीट्यूड है, जो वैल्यूज हैं, वो पेरेंट्स को कहीं कहीं देना सर चाहिए। हम वैल्यू मिस कर जाते हैं। जैसे मैं आपको बहुत छोटी सी बात बताऊं, मेरा बेटा जब बहुत छोटा था एक स्कूल में, मैंने मेरे ख्याल से क्लास 1 क्लास 2 में ऐसा कुछ रहा होगा, वो 100 मीटर की दौड़, 100 मीटर भी नहीं होगी, 25-50 मीटर की दौड़ होगी, उसमें उस क्लास के बच्चे दौड़ रहे थे जी। अब दौड़ते दौड़ते हुआ ये कि वो बहुत तेज दौड़ रहा था, वैसे तो एकदम आगे था। तो उसकी माँ बड़ी खुश थी कि बच्चा फर्स्ट आ रहा है, पर वो आधी दूर जब पहुंचा तो उसने देखा कि उसका जो फास्ट फ्रेंड है वो बहुत पीछे रह गया। अच्छा, तो खड़ा हो गया, उसने पलट के उसको कहा आना आना। अब बाकी लोग जो है वो हंसने लगे और उसकी माँ को ऐसा लगा कि ये क्या है। वो कह रही है यज्ञेश भाग, यज्ञेश भाग। अब वो कहाँ यज्ञेश, वो दोस्त बुला रहे आना आना, और उस आना आना के चक्कर में ही केम लास्ट। बट स्कूल के पैरामीटर्स में ही माइट हैव लॉस्ट द रेस, पर मेरे वैल्यूएशन में ही वन द रेस, क्योंकि उसने ही केयर फॉर हिज फ्रेंड। ये जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज आज के पेरेंट जो हैं फर्स्ट आना चाहिए, सभी एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए। क्या हो रहा है, यानी दैट इज नॉट फाइन। यानी इसकी वजह से बच्चे जो है वो बहुत परेशानी में है। और ये जो आपने कहा ना कि नंबर की दौड़ में जा रहा है, फर्स्ट आना 99%, 90%, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि लगातार हैमरिंग हो रही है। एक नंबर कम हो जाए तो पेरेंट,
आप स्कूलों और में आजकल जो पीटीएम होती है उसमें जाके देखिए, पेरेंट्स टीचर्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन नोइंग कि साहब मेरा बच्चा किस फील्ड में कमजोर है, उसको डेवलप करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, इसमें उसकी रुचि नहीं है जी। उसकी रुचि इसमें है कि सर उसको ये 2 नंबर यहाँ आपने काट दिया, वो फलाने के बेटे को आपने दे दिए, इसको भी दीजिए, 2 मार्क 1 मार्क, यानी वो नंबर के लिए पेरेंट्स आर फाइटिंग। तो बच्चे को ये सिग्नल जाता है कि नंबर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यस, दैट इज सो द रॉन्ग सिग्नल्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड। उस बच्चे को क्या दोष दोगे आप? आजकल एक फैशन चल पड़ी है कि आज के बच्चों की बुराई करना, कि आज का बच्चा डिसोबीडियंट है, इनडिसिप्लिन्ड है, वोकल है और एग्रेसिव है। मैं इस बात से एक रत्ती सहमत नहीं हूँ। आई डोंट बिलीव, क्योंकि मेरी नज़र में बच्चा ठीक वैसा ही है जैसा एक बच्चे को होना चाहिए। एब्सोल्युटली। उसका एक्सप्रेशन एक्सपोजर जैसा होगा वैसे वो थोड़ा वेरिएशन आपको टाइम के हिसाब से आएगा, परंतु वो अनुशासनहीन, बदतमीज, आक्रामक तेवर वाला ऐसा कुछ नहीं है। आपने उसको ऐसा बनाया, यू आर फोर्सिंग हिम और हर टू रिस्पॉन्ड दैट वे। और यहाँ पर मैं काउंसलिंग को, कई बार लोग मेरे को लड़कों की, बच्चों की काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं, स्कूलों में जाता हूँ मैं, और मैं हमेशा कहता हूँ कि काउंसलिंग बच्चे की ज़रूरी नहीं है, पेरेंट्स की ज़रूरी है। पेरेंट्स को बुलाओ। एब्सोल्युटली। यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोल रहा हूँ सर, 0 to 4 जैसे आपने बोला ना कि बच्चे का नेचुरल है वो, बिकॉज उसका 4 ईयर्स से उसका कॉन्शियस माइंड डेवलप ही नहीं होता, उसको पता नहीं कि क्या सही है क्या है, उसको सब सही लगता है, एंड ही इज रेस्पॉन्डिंग एग्जैक्टली व्हाट ही वांट्स टू डू। बट जहाँ पे पेरेंट्स या टीचर्स बोलते हैं बहुत बदतमीज है, बहुत रूडली बात कर रहा है, सो एक्चुअली दे आर ट्रेनिंग हिज सबकॉन्शियस माइंड। बच्चे को निगेटिविटी से ट्रेन कर रहे हैं, बच्चे का माइंडसेट को उसको नैरो कर रहे हैं। सो दिस इज अगेन, मतलब instead of giving good values to the students, to the children, they are actually training him for negative way. Yes. And that is what is going to become his personality. मतलब 4 साल के बाद जो भी पेरेंट्स ने बताया, बिकॉज बच्चा ऑब्जर्व कर रहा है और उसके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा है उसको, एंड यही उसकी पर्सनैलिटी बन रही है। बिल्कुल। एंड दिस इज द बेसलाइन कि पेरेंट्स, जैसे आपने बोला पेरेंट्स को ये करना जरूरी है, पेरेंट्स की काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे से भी, क्योंकि बच्चे को तो हम थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं, बट पेरेंट्स का रिवायरिंग होना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। They are not ready to accept that they need counseling. Yes. Parents. Parents. मुझे लगता है कि हम तो जन्मजात पेरेंट हैं तो हमको सब मालूम है, but that is not true. I think this is all my viewers. This is true words coming from sir who is experienced. I keep telling sir, but parents विश्वास नहीं करते हैं. So parents require more counseling than students, because we can always train the students, mold them and change them, but it's very difficult to change the parents. True. और भी एक बड़ी मज़ेदार बात हो रही है, और वो बात ये है कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे की संख्या कम होने की वजह से शेयरिंग और केयरिंग, 2 कंसेप्ट जो है ना वो मिसिंग है बच्चे में। द चाइल्ड इज बिकमिंग पॉसेसिव, उसको वो चीज़ चाहिए। हर परिवार में, चाहे वो माने जहाँ पर एक बच्चा है, पेरेंट अपने उस बच्चे की हर डिमांड और रिक्वायरमेंट को पूरी करने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली। दैट इज नॉट नेसेसरी। उसको कभी कोई चीज रुक के मिलती है, वैल्यू पता लगता है उसका, वैल्यू पता लगती है। यस। यानी कई बार पेरेंट बड़े फख्र से कहते हैं कि सर मैं ना अपने बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख सकता। मैं कहता हूँ क्यों नहीं देख सकते? गलती होती है, कान के नीचे क्यों नहीं बजाया जा सकता? उसको समझ में आना चाहिए कि गलती में फिजिकल पनिशमेंट भी एक चीज है। हर चीज आपके मांगने पर तुरंत उपलब्ध हो जाए ये सही नहीं है। यू हैव टू लर्न टू वेट फॉर सर्टेन थिंग टू, आप तक पहुंचने के लिए समय लगे, ऐसा होना चाहिए। एब्सोल्युटली। पर ये नहीं होता है, तो इसकी वजह से भी बहुत सारी जो है गलत धारणाएं। केयरिंग शेयरिंग मिसिंग है। वो अपना खिलौना किसी से बांटता नहीं है, वो मेरा है। वो अपनी खाने की चीज किसी को देना नहीं चाहता है, वो अपना खाना चाहता है। और ये एक बड़ा, स्कूलों में जब जाते हैं झगड़े होते हैं बच्चों के बीच, माँ बाप अपने बच्चों के झगड़ों को डिफेंड करने पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूँ ये सोशलाइजिंग का, ये जो नर्सरी प्राइमरी स्कूल का जो
कार्यकाल है, मैं उसको कहता हूँ कि वो सोशलाइजिंग का दौर है। इस दौर में बच्चा सोशलाइज होना सीखता है। कभी गलत मार खाता है, कभी सही मार खाता है, कभी अप्रिशिएट होता है। करेक्ट। शेयरिंग केयरिंग जो है वो उसको समझ में आती है, क्योंकि घर में तो ऐसी कोई स्थिति है ही नहीं, वो सब कुछ उसका है, सब उसी का। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैंने जैसे हम कह रहे हैं ना सर कि पेरेंट्स शुड नो कि साहब आप बच्चे को एक पूर्ण व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने में मदद करें। एकांगी डेवलपमेंट हो रहा है। वेरी ट्रू सर। आई थिंक पेरेंट्स जो सुन रहे हैं सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बोल रहे हैं। शेयरिंग एंड केयरिंग की एक बात है सर। दूसरी बात है, वी आर नॉट डेवलपिंग द राइट एटीट्यूड इन द चिल्ड्रन। बिकॉज जब आप बच्चा मांगने से पहले हम उसको कुछ दे देते हैं तो उसको वेटिंग का ये नहीं पता, उसको फेल्यूर के बारे में पता नहीं लगता, कि चैलेंजेस के बारे में पता नहीं लगता, जो उसने मिला है ना उसकी वैल्यू नहीं कर पाता, वैल्यू नहीं कर पाता। एंड दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच ऑल पेरेंट्स शुड अंडरस्टैंड। जी बिल्कुल। So great. So I think this is going to be an eye opener for all the parents, sir. हो सकता है बहुत लोग हमको hate करें, but these are the facts. Okay. So sir, आपने बहुत सारे बच्चे को, आप अपने बेटे को भी देखा छोटे से बड़े होते हुए। So क्या एक बच्चा जो बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट होता है, बहुत शाय होता है, ये आगे चलकर लीडर बन सकता है? Sir, anything is achievable for a child. Good. If you provide proper exposure. True. जैसे अभी तक जो बात हो रही थी उसका एक सार ये आ रहा था कि आर वी ऑब्जर्विंग माई चाइल्ड ग्रोइंग? यस। क्या मैं अपने बच्चे को बड़ा होते हुए देख रहा हूँ? क्योंकि जैसे आपने कहा था कि 14 साल की उम्र तक उसके लाइक डिसलाइक बड़े वाइल्डली फ्लक्चुएट होते हैं। यानी माँ बाप जो है ना वो हड़बड़ा जाते हैं कि ये क्या हो रहा है, इसकी पसंद नापसंद सर हमको समझ में नहीं आती, आज ये पसंद है कल वो पसंद है, ये दिक्कतें, क्योंकि वो एक स्टेबिलिटी की ओर नहीं बने, वो अभी नहीं, अभी तो वोलेटाइल है पूरी उसकी पर्सनैलिटी, और वो धीरे धीरे स्टेबिलिटी की ओर मूव हो रहे हैं। आफ्टर 14 स्टार्ट गेटिंग स्टेबलाइज्ड। करेक्ट। अब बात ये है कि लीडरशिप क्वालिटी जो है, ये बेसिकली लीडर का मतलब इंटरनल कॉन्फिडेंस ऑफ द पर्सनैलिटी है। अब कॉन्फिडेंस आप उसको कैसे इम्प्रूव करने में मदद करते हैं? यू कैन, ये जो भाव है वो आना चाहिए हर जगह। अगर आप पैम्परिंग के रूप में पीछे प्रोटेक्टर के रूप में खड़े हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप नहीं होता। करने दीजिए, जाने दीजिए। मैंने कई पेरेंट्स को देखा है कि यानी वो स्कूल में भेजते हैं तो किसी को बाहर खड़ा कर देते हैं कि वो उसको देखते रहो। क्यों देख रहे हो भाई, उसको छोड़ दो, उसको आने दो। थोड़ा आजकल आप देखेंगे, अच्छी बात है कि सुविधाएं हैं, परंतु साइकिल में खुद अपने दूसरे स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है कम। पैदल जाने वाले बच्चों ने वो एक्सीडेंट हो, क्यों होगा एक्सीडेंट? इफ यू आर टेलिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन, अलाउ हिम टू फेस, वो उसमें कॉन्फिडेंस आएगा। यस। शाय बच्चा इसलिए है क्योंकि हर बच्चा शायद नए एक्सपोजर में हर बच्चा डरता है सर। मैं आपको पहली बात बताऊं कि जब मज़ेदार कि जब मुझे ज़बरदस्ती एक बार 15 अगस्त के, आई वॉज इन प्रोबेबली 6th or 7th, तब तक मैं कभी कोई ये भाषण ये सब मुझे बड़ी स्पेशल क्वालिटी लगती थी। तो मुझे कहा कि आप 15 अगस्त में भाषण दीजिए और सब मटेरियल उपलब्ध है। और मेरे सर ने कहा कि सामने जो बैठे हैं सबको बेवकूफ़ समझ के जो मन में आता बढ़िया तैयार करके बोलो। मैंने आर्टिकल तैयार किया, लिखा जैसा, और शुरुआत जैसे कि आप सबको मालूम है कि आज 15 अगस्त है, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि आज 15 अगस्त है। फिर पूरा, अब मैं जैसे खड़ा हुआ मैं देखा कि सामने ही की 2 रो में मेरे टीचर बैठे हैं उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं, उसके बाद बहुत लोग खड़े हैं, कुछ पेरेंट्स भी हैं। अब मुझे याद आया कि सर कह रहे हैं कि सामने जो बैठे उनको बेवकूफ़ मालूम है। बोले इनको कैसे बेवकूफ़ मालूम? अब कहा है 15 अगस्त का भाषण, इसी सोच में इतना दिमाग घूम गया। अब मेरे को सर उधर कह रहे हैं शुरू करो, बोलो जैसा कि आपको मालूम है आज 15 अगस्त है। उसके बाद सर पूरा ब्लैंक हो गया। फिर जैसा कि आपको मालूम है आज 15 अगस्त है। अब सर वो मैं कागज में अपना भाषण लिख के गया था सर, लेकिन वो देखने की हिम्मत नहीं होती। अब वो नहीं, जेब में हाथ डालो, मिला ही नहीं वो। अब और नर्वस हो रहा हूँ कि गया कहाँ कागज। और फिर हर बार 15 अगस्त 2-3-4 बार जब हुआ तो हमारे सर सामने खड़े थे, बोले अरे बेवकूफ़ आगे भी तो बोल
तो जैसे ही उन्होंने ये कहा, मैंने कहा इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ और भाग गया वहाँ से। दैट वाज माय फर्स्ट एड्रेस। आई वाज डैम नर्वस। ओके। बट सब्सिक्वेंटली जब मेरे को ऐसा लगा कि नो आई कैन, लोगों ने भी मुझसे कहा यू कैन स्पीक, आप बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, धीरे धीरे आएगा वगैरह वगैरह। और मैंने अपने आप को लगातार एक्सपोज किया और फिर समझ में आया कि भाई बोलना उतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं, लग रहा था। तो मेरा कहना यह है कि जो कॉन्फिडेंस लेवल है किसी काम को करने का, अब उसमें है कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में जो एक थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, वो बच्चे को समझाने की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है। एब्सोल्युटली। Where you are overconfident, and what is overconfidence and what is confidence? When you are full of information, knowledge, कंटेंट आपके पास है, तो आपकी जो आवाज अंदर से आती है वो कॉन्फिडेंस है। पर आप जब बिना किसी कंटेंट के आप सोचते हैं कि कुछ भी बकवास करके हम आप लोगों को इम्प्रेस करेंगे, तो वो मिसफायर होता है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है वो। तो ये अंतर जो है बच्चे को हमेशा सीरियस प्रिपरेशन के लिए, भाषण की बात नहीं है, किसी भी काम को करने के लिए आपको बेसिक डेटा उसके पास होना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है सर, बिना डेटा के बात करते हैं। एक टॉपिक देख लिए कहीं सोशल मीडिया में, बस बात कर लिए। अब एक और उसमें प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आजकल गूगल के नाम से सारी चीजें वहाँ उपलब्ध हैं, तो बच्चे को पेरेंट कहते हैं देखने की क्या जरूरत है, गूगल में तो मिल जाएगा, गूगल में तो मिल जाएगा। तो बच्चे को लगता है कि पढ़ने की क्या जरूरत है, गूगल में तो मिल जाएगा। ट्रू। एंड देन वो जो इनबिल्ट जो नॉलेज का जो माने जो ताकत है वो उसमें जनरेट नहीं होती। नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सर। इस बात को लोगों को समझ में आना चाहिए। मैं तो कई बार लोगों से कहता हूँ, एक छोटी सी बात बताऊं, लोग कहते हैं कि साहब वो सब तो है, फिर इसमें क्या। मैंने कहा देखो, लाइब्रेरी कभी गए हैं? बोले हाँ साहब गए। मैंने कहा लाइब्रेरी में हर विषय की सबसे शानदार पुस्तकें हैं, पर वहां बैठा हुआ लाइब्रेरियन ब्रह्मज्ञानी नहीं है, उसके पास तो सब कुछ है। करेक्ट। बट व्हाट मैटर्स इज नॉट possessing ए बुक बट हैविंग द कंटेंट इन योर माइंड, क्योंकि वो आपकी मदद करता है, वो आपके लिए रेडिली अवेलेबल होता है, जो आपको कॉन्फिडेंस देता है। नॉलेज इज द बिगेस्ट पावर सर। बिगेस्ट पावर सर, बिगेस्ट पावर। और ज्ञान के प्रति पिपासा पैदा नहीं करना, ये आज के पेरेंट्स का सबसे बड़ा दोष है। और ज्ञान के प्रति पिपासा पैदा करने के लिए उत्सुकता को प्रमोट करना। The child should be promoted to behave in a curious. He should have the curiosity to know things. Yes. और वो बहुत छोटी छोटी चीजों से आता है। करेक्ट। क्या होता है सर, जैसे मैं बच्चों को लेके जब बाहर जाता हूँ जंगल में, कभी ट्रेकिंग में ले गया, कभी कहीं ले गया कहीं, माई बेसिक इंटेंशन इज टू फोर्स देम टू नो थिंग्स। ये क्या है, वो क्या है, वो क्या है, आपके मन में आशा पैदा होनी चाहिए। क्रिएटिविटी का कोई जगह नहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना सर जी। बस बुक्स है, पढ़ो, आंसर दे के आ जाओ, मार्क्स लेके आ जाओ, बस उतना ही है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली सर, कि अगर बच्चे अगर शाय है, अंडर कॉन्फिडेंट है, तो ही हैज टू प्रैक्टिस टू बिकम कॉन्फिडेंट। एंड आई थिंक वहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि हाउ दे आर मीन्स प्रमोटिंग देयर चाइल्ड टू प्रैक्टिस। मैं अपना एक एग्जांपल देता हूँ सर जी। मैं भी बहुत शाय था, जैसे आपने बोला था कि 15 अगस्त को खड़ा करने के लिए मैं क्लास में जब हम मेरे को टीचर बोलते थे कि खड़े होके बुक देख के पढ़ो, तो मेरे पैर कांपते थे, तो मैं नहीं पढ़ पाता था। अब इसी स्थिति में मैं जाके एयरफोर्स ज्वाइन कर लिया। अब जब एयरफोर्स ज्वाइन किया तो देखा तो मैं तो लीडर हूँ, मेरे अंडर में 100 लोग बैठे हैं, और मैं अगर ऐसा किया तो नहीं हो पाएगा। देन यू विल नॉट बिलीव सर कि मैं दिन रात आईने के सामने प्रैक्टिस करता था, और तब जाके मेरे को 1-2 साल के अंदर में बाद में मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया। क्या बात। एंड आज तो मेरे को अच्छा लगता है कि 200 लोगों के सामने भी बात करें। सो जहाँ आपने बोला ना कि सबके अंदर में क्षमता है एंड वी डोंट नो कि क्या है। आई थिंक पेरेंट्स आर द राइट पीपल टू अंडरस्टैंड कि उनके बच्चे में क्या पैशन है, क्या किस चीज में वो बच्चा तेज है, और उसको उसके ऊपर उसको सपोर्ट करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। सो दैट इज आई थिंक द जिस्ट। सर का एक एग्जांपल, मेरा एक एग्जांपल तो लिसनर्स के लिए तो बिल्कुल एज पेरेंट्स दे शुड बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाट दे आर टॉकिंग टू देयर चिल्ड्रन, व्हाट इज द बॉडी लैंग्वेज, बिकॉज बच्चे जो है ना सर,
they keep on observing their parents. और they retain things. Yes, They retain it goes things into for the life. subconscious mind. Yes, it goes into the अब मैंने एक बड़ी मजेदार बात ये है, आज के पेरेंट्स इतने अपनी मैंने एंगेजमेंट में फंसे हुए हैं, दे डोंट हैव टाइम टू टॉक टू देयर वाइफ्स। That is again बच्चे से बात करने के लिए समय नहीं है उनके पास। Yes. माँ के पास कोई एक्सक्यूज है, बाप के पास भी एक्सक्यूज है कि सब फलाना सर मेरी तो जॉब है, मेरा तो बिजनेस है, सुबह जाता हूँ शाम जाता हूँ। मैं कहता हूँ ये क्या बात है भाई, बच्चा आपका है और उसके वेलफेयर की जिम्मेदारी प्राइमरी आपकी है और आपके पास समय नहीं है कि आप उससे बात कर सकें। The parent must find at least half an hour per day to talk to their child. Sit with them, talk to them, and yes, very true, sir. क्योंकि पहले इतनी जरूरत इसलिए भी नहीं, ग्रैंड पेरेंट की गोद में जाके बैठ जाते थे, अब तो ग्रैंड पेरेंट है ही नहीं वहाँ, वो कहाँ जाए, मोबाइल लेके बैठता है, टीवी मोबाइल देखता लेके है। बैठता है, उसमें माँ को बड़ी शिकायत होती है। हाँ। बाद में बोलते हैं कि पेरेंट्स के एडिक्ट हो गया, Addict हो बट एडिक्ट तो हमने किया है ना। हमने किया, हमने समय नहीं निकाला उससे बात करने के लिए। बात करो ना Yes. और वो खूब बात करना चाहते हैं सर। they want to. बच्चों की कल्पना की दुनिया में ऐसी ऐसी शानदार चीजें हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। यानी मजेदार एक वाकया है सर, बड़ा मुझे अच्छा लगता है, हमेशा मैं उसको लोगों से कोट करता हूँ। एक बार एक बच्चे ऐसे बहुत सारे बैठे थे और एक ने कहा कि अच्छा ये बताओ कि अगर हमको सूरज में जाना हो तो क्या करेंगे। तो एक छोटा सा बच्चा था खड़ा हुआ, सर थर्मस में बैठ के जाएंगे। सब लोग हंसे, मैंने पर साहब वो थर्मस में बैठ के जाएंगे, ये बात आइडिया जो आइडिया आया, आज जितने भी स्पेस क्राफ्ट जो सन की ओर जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थर्मस में ही जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। माने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो शील्ड बनी है उसके अंदर आप बैठे हो। तो उनकी कल्पना की दुनिया में कब कोई ऐसी चीज फ्लैश हो जाए, वी डोंट नो। एब्सोल्युटली, यू डोंट नो। और वो मजा वो बच्चा ही देता है। हम तो मोनो आपने जैसे एजुकेशन में आप भी रहे सर, एक लॉन्गिट्यूडनल वे ऑफ लर्निंग होता है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप के हिसाब से। लैटरल थिंकिंग का प्रमोशन खत्म हो गया। लैटरल थिंकिंग के लिए एक चाइल्ड इज ब्लेस्ड बाय बर्थ। एब्सोल्युटली। और वो आपको सिग्नल देता है कि कैसे कुछ तो भी अजीब टाइप की बात कर देगा, पर वो उसमें कोई सिग्नल है, दम तो है। यस, आपको भी मजा आएगा, उसको भी मजा आएगा। पेरेंट्स शुड एंजॉय दिस। दे आर अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस प्लेजर। मुझे इसका बड़ा दुख होता है। I think this is a point sir is dedicating to all the parents. जी, You should spend some time with your children, at least half an hour a day. जी, Talk, listen to them, that's all. And जैसे सर ने बताया था थर्मस में बैठ के जाएंगे, पता नहीं ना बच्चे के दिमाग में, बिकॉज उसका सबकॉन्शियस माइंड से आता है, देयर इज समथिंग हिडन इन इट, व्हेन यू गो डीप इनटू इट देयर इज अ क्रिएटिव थिंकिंग। yes, great. सो दैट्स अ वेरी वेरी वैलिड पॉइंट आई थिंक। सर ऐसा एक कोई रिचुअल आप बता सकते हैं कि बच्चा हर दिन फॉलो करे जिससे उसके माइंडसेट एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाए? नहीं, ऐसे तो सर बहुत सारी चीजें, मैंने कहा ना कि चीजों के प्रति उदासीनता से बचना चाहिए। हर दिन नया दिन लेके आया है जी, हर बार कुछ ना कुछ हो रहा है। और फिर मैं कहूँ थोड़ा सा मेडिटेशन की ओर, एब्सोल्युटली, थोड़ा सा हमारे जो आप जिस भी स्पिरिचुअल अप्रोच को फॉलो करते हैं, मेडिटेशन वर्क्स, दिमाग को कंसंट्रेट करने और फोकस करने के लिए आपको वो मदद करता है। यस। तो एक वो करें, क्योंकि जब आप किसी एक पॉइंट पर फोकस करते हैं तो यू आर एक्चुअली वो लेसर गन की तरह आप अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं, और वो इतनी ज़्यादा ताकत पैदा करता है कि बच्चा जो है फिर वो कॉन्फिडेंट या एक शानदार पर्सनालिटी के रूप में इमर्ज करता है। ट्रू ट्रू, वेरी ट्रू। स्कूल्स में वैसे मेडिटेशन योगा कराते हैं, बट इंटरनेशनल योगा डे के दिन में करा देंगे, बट आई थिंक इट शुड बी अ प्रैक्टिस, कॉमन रेगुलर प्रैक्टिस, regular practice, and that will bring in a change, sir. That will actually increase the communication skills, and that will also increase the confidence levels of the sharpness of the children. yes, Because ये मैंने ट्राई भी किया है सर, आई प्रैक्टिस हूँ ना, सो मैंने एक ऑडियो दिया था, बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक था, सो विच आई हैव डन फॉर 21 days, and after 21 days I have seen a change in the communication skill, the confidence level.
ऑफ द कुछ भी नहीं करना सर, 15 मिनट उसका ऑडियो सुनना है, दैट्स ऑल सबको. बिल्कुल. दिस विल ब्रिंग इन अ चेंज. तो ग्रेट सर. सो सर अब हमने बहुत माइंड के बारे में बात कर लिया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग अबाउट आवर गट, मतलब ईटिंग हैबिट्स. मेरे को याद है बचपन में हम घर में खाना खाते थे, दाल चावल खाते थे. होटल तो कभी मैंने सुना ही नहीं अपने बचपन में. कभी पेरेंट्स आउटिंग में कभी हमने गए ही नहीं है. और टचवुड हेल्थ हमारा अच्छा ही रहा. बट आज के डेट में अगर आप देखोगे प्रोसेस्ड फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये वेस्टर्न कल्चर जो हमारे सोसाइटी में आया है, हमारे बच्चों के हेल्थ को ख़राब कर रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा. सर देखिए, मैं इस बारे में मैंने बहुत थोड़ा सा हट के सोचता हूँ, और वो ये है कि यू कैनॉट डिप्राइव ए चाइल्ड फ्रॉम एंजॉइंग दिस स्टफ. एब्सोल्युटली यू कैनॉट. पिज्ज़ा खाना है, बर्गर खाना है, या आजकल मोमोज नाम की कोई चीज़ है. तो ये सारी चीज़ें जो है ना, और क्योंकि उसका एक्सपोजर इसके साथ है, वो जब भी निकलता चारों ओर वो दिख रहा है. हमारे और आपके समय में तो दुकानें ही नहीं होती थी, तो हमको तो पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ होता है. मैं आपको बताऊं कि कुछ गलती बोलती कुछ मेजर हो जाए तो हमारे पिताजी यूज्ड टू बिलीव इन पनिशिंग. बढ़िया चंपी करते थे, और जब प्रेम से ठुकाई हो जाती थी तो एज कंपेंसेशन वो हमको इंडियन कॉफ़ी हाउस ले जाते थे कि चलो आज तुमको वहाँ डोसा खिलाते हैं या इडली खाते हैं. तो डोसा वोसा खा के तो थोड़ा सा मार वार भी भूल जाते थे, डांट डपट भी भूल जाते थे. अदरवाइज हम बाहर जा करके खा रहे हैं ये, और ये पॉसिबल भी नहीं था, और ये हमारा उसका एक्सपोजर भी नहीं था. हम जानते नहीं थे कि हमको दिखता ही नहीं था. कहीं एक आध कहीं कोने खाने में होगा तो ऐसे ही देख के लगता था कि ये ठीक नहीं होगा. पर अब पूरे का पूरा मीडिया जो है उसको प्रमोट कर रहा है, लगातार उसके ऊपर ये हो रहा है, तो बच्चा अट्रैक्ट होगा सर. एक खाने पीने की छोड़ी, उसके साथ मोबाइल भी आ जाता है. आप कहते हैं मोबाइल मत यूज करो, क्यों नहीं यूज कर सकता? कर सकते हैं. इट इज द प्रिविलेज दैट ही इज एंजॉयिंग इन हिज ईरा ऑफ चाइल्डहुड. तो वो उसको एंजॉय नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप नहीं रोकेंगे तो और ज्यादा, तो वो कहीं और से जाके करता है. यानी एक को मैंने देखा कि वो टीवी देखने पे उसकी माँ बड़ा मना करती थी, तो पढ़ाई करने के नाम पे दोस्त के यहाँ जाता था और वहाँ टीवी देखता था. पढ़ाई होती नहीं. ह्यूमन मेंटालिटी है ना सर, जो रोकोगे वही ज्यादा करने की कोशिश करेंगे हम. तो मेरा कहना है कि इसमें भी पेरेंट का ये रोल है, सिलेक्टिवली चीजों को प्रोवाइड करने के संस्कार डालें. यस. मोबाइल यूज करता होगा बच्चा, ओके, उसको कहो कि बेटा इतने बजे से इतने बजे तक आप दोस्तों से बात कर सकते हो, अदरवाइज इसके पीछे इतना जाने की जरूरत नहीं है. खाने पीने के मामले में भी, जैसे मान लीजिए कि 2 महीने में एक बार एक पिज्जा आ गया, हम भी खाएंगे. होता क्या है कि अरे क्या पिज्जा खा रहे हो, बेकार की घटिया चीज है, वी आउटराइटली रिजेक्ट इट. पर बच्चे को अच्छा लग रहा है. अच्छा, उतना खराब तो आपको भी नहीं लग रहा है, परंतु आप ये बच्चे के लालन पालन के आपके जो कंसेप्ट हैं इन्वर्टेड कॉमा में, उसमें आप उसकी आलोचना कर रहे हैं. मेरा कहना है आलोचना मत करिए. हेल्दी फूड क्या है उसको उसके साथ शेयर करिए, और अनहेल्दी फूड के लिए भी कभी कभी बीच में ताकि वो उसका इंतजार करे ना, उसके मन में एक प्यास न पैदा रहे, बनी रहे. पर हाँ, मैं पिज्ज़ा भी खा लेता हूँ, कभी मोमोज भी मंगा लेती है हमारे यहाँ, और फिर हम नहीं, हमारे मदर फादर भी खा लेते हैं. सो उसका वो जो डिज़ायर और जो क्रेविंग फॉर ये जो जंक फूड दरअसल जंक फूड है, इसमें कोई डाउट नहीं. परंतु जैसे मैं लोगों से कहता हूँ कि बेटे हम लोग जब खाना खाते हैं तो अचार खाते हैं. अचार क्यों खाते हैं? इट एड्स टू द टेस्ट. यस. परंतु क्या केवल अचार ही खाएंगे क्या? ये तो नहीं है, क्योंकि अगर हमको हेल्दी रहना है तो खाना पड़ेगा. केवल अचार खा के हेल्दी नहीं रह सकते, परंतु खाने के साथ अचार इट एड्स द टेस्ट. तो ऐसा ही ये जो आप फूड कह रहे हैं ना, कभी कभार एक आध बार बीच में आना चाहिए. इट एड्स टू द ओवरऑल ईटिंग हैबिट. यस. परंतु एकदम वही खाने लगे, ये भी गड़बड़ है. और वो वही खाने लगे का आग्रह जो है वो केवल इसलिए क्योंकि इतना ज़्यादा हैमरिंग इसके अगेंस्ट होती है, उसकी ज़रूरत नहीं है. वो उसके समय का फूड है, खाइए. इतने मनाही के बाद भी समोसे और कचौड़ी तो हमने भी खाई.
यस, हमारे समय वही उपलब्ध था, रोज नहीं खाते थे। पर अगर हमारे माँ बाप ने समोसा कचौड़ी भजिए में एकदम डंडा लेके खड़े होते तो शायद हम भी उसी के पीछे उतने पागल होते जैसे आज का बच्चा मोमोज के पीछे पागल है। एक डिसिप्लिन्ड टाइम कंट्रोल, ये जो अलाउंस कह लीजिए, परमिशन है टू कंज्यूम इट, और उसके साथ पार्टिसिपेट करिए ना, मौका मिला तो। मौका मिला तो, वरना वो दोस्तों के साथ जाए, चलो आज ये कर लो। केक आप बनाते हैं ना, साल में एक बार ही सही, परंतु केक तो हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, परंतु मैंने हमने उसको आत्मसात किया, बच्चा केक खाता है, फाइन। ऐसे इन चीज़ों को भी कभी कभी बीच बीच में अगर आप परमिट करते हैं तो इससे कोई हेल्थ हज़ार नहीं पैदा होता। मानसिक रूप से जो उसके प्रति जो एक चाहत पैदा हो जाती है ना, उससे मानसिक और शारीरिक दोनों नुकसान हो रहा है। थोड़ा बहुत अलाउ करिए। आई थिंक टीचर्स, पेरेंट्स प्ले अ ग्रेट रोल कि घर का खाना खिलाए, क्रेविंग में डेवलप करवाइए किसी के लिए। मतलब क्रेविंग तभी डेवलप होता है जब आप उसको मना करते हो कंटिन्यूसली। तो सर का कहना यह है कि ठीक है, खाने दीजिए, हफ्ते में 1 बार 2 बार आप भी उनके साथ में खाइए, बट रेस्ट ऑफ द टाइम अपने घर का खाना खाइए। आई थिंक दैट इज अ बेस्ट वे। और क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ का जो अपना खाना है उसमें स्वाद है। आप कभी शेयर करते हैं क्या? देखिए, मेरा सारा दारोमदार सर पेरेंट के इनकॉम्पिटेंट परफॉर्मेंस को लेकर के है। मैं आपको ईमानदारी से कहूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बड़े दुखी हूँ आजकल के। बहुत सारी चीज़ों को ध्यान ही नहीं दे रहे हूँ। आपकी जिम्मेदारी है कि साहब आप अपने खाना बनाए, उसमें क्या, अरे देखो तो ये भिंडी की सब्जी क्या बढ़िया लग रही है। अब उसकी अच्छाई क्या है, बुराई क्या है, थोड़ा सा शेयर करिए, थोड़ा सा स्वाद का डिस्क्राइब करिए। मैंने तो सर वो जो क्या नूडल्स नाम की कोई चीज़ आती है वो खाई, मुझे पर्सनली उसमें कोई स्वाद समझ में नहीं आया। कि मैंने कहा ये इतना बच्चा क्यों पागल है इसके पीछे। उसमें केवल एक मसाला है, उसको डालते हैं, वो भी उतना ऐसा दीवानगी पैदा कर दे ऐसा कुछ नहीं है, परंतु ऐसा समा बंधा है कि बच्चा जो है उसके पीछे भाग रहा है। तो ऐसा समा तो मैं अपने खाने के लिए भी मान सकता हूँ, पर वो हम नहीं करते हैं। यहाँ पे कहीं ना कहीं सर टीवी के एडवर्टाइजमेंट का बहुत बिल्कुल सही। नूडल्स को उन्होंने टीवी में इतना एडवर्टाइजमेंट दे दिया है, तो बच्चा वही देखता है दिन रात, मैगी नूडल, 1 मिनट नूडल, 2 मिनट नूडल, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। और सेम विद पिज्जा एंड बर्गर आल्सो। आई थिंक वेस्टर्न कंट्रीज एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, टीवी के माध्यम के थ्रू हमारे बच्चे को, ब्रेन को हैक कर रहे हैं। बिल्कुल और हैक हो चुका है एक्चुअली, हैक हो चुका है। दैट इज द रीजन हम वेस्टर्न इस, और जबकि इंडियन फूड्स में ऐसा कभी भी नहीं होता है। इंडियन फूड का कहाँ एडवर्टाइजमेंट है, तो कुछ नहीं आता है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ द रीजन सर। ग्रेट सर। सर, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो बहुत कॉमन वर्ड है जो हम बहुत सुनते हैं जी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट टॉक्स होते हैं, ये होते हैं, बट आपके इसमें व्हाट इज रियल पर्सनालिटी डेवलपमेंट? मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या मोटिवेशनल टॉक्स के थ्रू एक इंसान की पर्सनालिटी डेवलप हो सकती है, या फिर व्हाट इज एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट? देखिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के डायमेंशन बहुत बड़े हैं जी, यानी आप उसको किसी चीज़ से पकड़ेंगे, परंतु यह है कि जब मोस्टली मैं कहता हूँ इनिशियल लेवल पर आप देखें तो आपका अपीयरेंस, आपका बेसिक एटिकेट्स और मैनर्स के प्रति आपका आग्रह, योर लैंग्वेज एंड द यूज ऑफ द वर्ड्स, यस, ये जो है ये बेसिक पर्सनालिटी के मैंने प्राइमरी इम्पैक्ट को पैदा करता है। एब्सोल्युटली। फॉलोड बाय नॉलेज। मैं बार बार नॉलेज को बहुत जोर देता हूँ सर, क्योंकि आफ्टर ऑल नॉलेज ही इम्प्रेस करता है। नॉलेज इज पावर। पर यह है कि आप शैबीली ड्रेस्ड हैं, तो कई लोग उदाहरण देते हैं, बड़े बड़े उदाहरण हैं कि वो लोग मेरे को ड्रेस से नहीं मेरे ज्ञान से जानते हैं, परंतु प्राइमरी इंट्रोडक्शन किसी व्यक्ति का उसके पर्सनालिटी का उसके ड्रेसअप से है, उसके मैनर्स और एटिकेट से है, उसकी लैंग्वेज से है, उसकी लैंग्वेज में भी मॉड्यूलेशन कैसा है, वॉइस कल्चर कैसा है, इन सब चीज़ों से उसका एक पर्सनालिटी इम्पैक्ट प्राइमरी बनता है। यस। तो इसलिए इन चीज़ों पर भी ध्यान दिए जाने की ज़रूरत। और मैं इसीलिए कई बार लोगों से कहता हूँ कि अपने बच्चे को म्यूज़िक में, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के में आप ड्रामा में उसको डालिए, वहाँ वो सीखता है डायलॉग डिलीवरी कैसे की जाती है, शब्दों का उच्चारण कैसे किया जाता है, रिदम क्या है, बॉडी मूवमेंट क्या है।
तो ये जो बातें हैं ये उसकी प्राइमरी पर्सनालिटी को एक प्लीजेंट पर्सनालिटी, क्योंकि फिजिकल प्रेजेंस जो है ना वो पहला असर है और उसके बाद फॉलोड बाय नॉलेज, और फिर जब आपका नॉलेज का इम्पैक्ट हो जाता है तो फिर आपके फिजिकल अपीयरेंस जो है वो सेकेंडरी हो जाते हैं। इट हार्डली मैटर्स कि आपने क्या पहना है क्या नहीं पहना है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने बच्चे को शैबी ढंग से रहने या कोलोक्वल लैंग्वेज यूज़ करते हुए, स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हुए डेवलप करें, वो उससे कोई मतलब नहीं। इट हैज़ सिग्निफिकेंस। ट्रू। आपने बहुत सही बोला सर। फिजिकल आउटलुक जो दिखता है, जो ड्रेस पहन रहे, दैट प्लस द मेंटल, बेसिकली जो बच्चा जो वर्ड्स यूज कर रहा है, जो बॉडी लैंग्वेज यूज कर, टोनैलिटी यूज कर रहा है, दिस ऑल कम्स फ्रॉम इनसाइड। हाउ इज दिस सबकॉन्शियस माइंड वायर्ड, एंड वो हम अपने पेरेंट्स ही उनको बताते हैं जी, उनकी वैल्यूज जो दे रहे हैं, किस तरह से हमने उनको बिहेव किया। सो टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, एक तो आपकी जो आउटलुक है, प्लस आपका इंटरनल वायरिंग किस तरह से हुआ, जी, बिल्कुल। आपके अंदर में, बच्चों के अंदर में क्या वैल्यूज डेवलप किया है, बिकॉज इसी से बच्चों का टोनैलिटी आता है, इसी से बच्चों का वर्ड्स जो यूज़ करते हैं, जो आपने बोला वर्ड्स क्या यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से लैंग्वेज बात कर रहे हैं, तो ये सब आता है। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स, एंड आई थिंक सर ने कहीं ना कहीं आज का पूरा एपिसोड पेरेंट्स के ऊपर है। हाँ सर, नॉलेज के ऊपर है। मैं पेरेंट्स के साथ माफी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी खूब है और आप अपनी जिम्मेदारी से किसी कीमत पर नहीं भाग सकते जी। और जब अच्छे का फल भी आपको एंजॉय करना है, तो अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम के लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। एंड दे हैव गॉट टू बी वेरी केयरफुल। यस, वो आप ही उसके सामने हैं अभी। और यही रीज़न है कि बच्चा जब 22 ईयर्स का होता है, बच्चा पेरेंट्स का आर्गूमेंट में आ जाता है, पेरेंट्स बोलते हैं देखो बच्चा बिगड़ गया, बट कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि उसका जिम्मेदार पेरेंट्स हाउ दे ब्रॉट अप देयर चाइल्ड। सर देखिए, मैं एक छोटे से उदाहरण से आपको बताना चाहूँ कि कैसे आप लोगों के प्रति आपके नज़रिए से का असर बच्चे पर पड़ता है। क्यों रे गणित में नंबर क्यों कम मिले? बच्चे के पास जवाब नहीं है। कौन पढ़ाता है? पेरेंट, टीचर के ऊपर। इज दिस द राइट वर्ड? कौन पढ़ाता है? वेरी बैड। वो तिवारी सर पढ़ाते हैं। अच्छा, तिवारी पढ़ाता है? मैं मिलता हूँ आकर के, ये कोई तरीका है पढ़ाने का? अब जब एक पेरेंट अपने बच्चे के सामने उसके टीचर के बारे में इस प्रकार की लैंग्वेज, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही स्टार्ट स्पीकिंग द सेम वे विद अबाउट हिज टीचर, और फिर वो आपको लगता है कि बच्चा बदतमीज हो गया, गंवार टाइप बात करता है। बट यू इग्नाइटेड दिस। एब्सोल्युटली। आपने शुरुआत की थी कि इस प्रकार की डिरोगेटरी लैंग्वेज के साथ आपने बात की। आपके डिफरेंसेस उसी डिग्निटी के साथ आप सामने रखिए, उसी डिग्निटी के साथ पेरेंट्स से बात करिए। हम दूसरों के प्रति अनादर सूचक शब्दों का ऐसा फ्रीक्वेंट प्रयोग करते हैं, और फिर जब बच्चा वैसे करने लगता है तो हम बच्चे को दोष देते हैं कि वो बच्चा कैसे 100% तरीका नहीं है। ये ध्यान हमारे पेरेंट को रखने की जरूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। सर, अब हम बहुत थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। सर, कंपटीशन के बारे में हमने बहुत बात कर लिया, एंड बच्चों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, तो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। सो एनी वे आप मतलब किस तरह से कुछ सजेशन देंगे, किस तरह से हम स्ट्रेस लेवल्स को कम कर सकते हैं? इसमें बच्चे का क्या रोल है, पेरेंट्स क्या रोल प्ले कर सकते हैं? जी देखिए, क्या है, स्ट्रेस इज एन इनएविटेबल रियलिटी ऑफ लाइफ, और विद पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। एब्सोल्युटली। ये एक बात। दूसरी बात यह है कि स्ट्रेस को फेस करने की जितनी ताकत यंगस्टर्स में है उतनी वो हमारे में नहीं है। True. So we should not bother too much for the stress on them. वो कर सकते हैं। Only thing is that they should not succumb to the stress. We should always guide them. उनको हमको ये बताना पड़ेगा कि बेटे स्ट्रेस को संभालने और फेस करने की पूरी ताकत तुम में है, बस तुम उसके लिए तैयार रहो। उसमें बेचारगी का भाव कुछ नहीं है। तत्काल जा रहे अरे बेटा तुम इतना, वो जो हम एकदम पैम्परिंग मोड में आ जाते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। यू आर केपेबल। आप उसके लिए काबिल हैं कि इससे ज़्यादा स्ट्रेस भी आप झेल सकते हैं। ट्रू। एक कमांडो ट्रेनिंग आपके यहाँ होती है सर डिफेंस सर्विसेज में,
एक बार एक कमांडो से मैं मिला तो उसने कहा कि साहब हमको एक बार ऐसा होता है 72 घंटे 1 सेकंड सोने नहीं देते। मैंने कहा 72 घंटे? बोले हाँ साहब 1 सेकंड नहीं सोने देते। और फिर उसने क्या क्या करते हैं वो भी बताया। मैंने कहा भैया इतना तो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो आपके यहाँ इतना स्ट्रेस में डालने की कोई सीमा है? तो उसने कहा सर स्काई इज द लिमिट, एंड दैट इज ट्रू सर। आपको बच्चे को स्ट्रेस को सामना करने के समय ये बताना पड़ेगा कि बेटा स्ट्रेस को सामना करने की आपकी ताकत अनंत है, असीमित है। यू आर कैपेबल पोटेंशियली, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, जो स्ट्रेस से रिलेटेड जो मेंटल परेशानियां पैदा होती है उसके लिए कुछ स्ट्रेस रिलीविंग एक्टिविटी, मेडिसिन या मेडिकेशन कभी नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं एब्सोल्युटली सर, यानी वो डी स्ट्रेसिंग दवाई खा रहे हैं, एब्सोल्युटली फॉरगेट दैट, क्योंकि आप बच्चे को खत्म कर देंगे। यू आर इनवाइटिंग मोर। मेडिटेशन पर जाइए, ध्यान लगाइए, योगा करिए, शवासन करिए, और डी स्ट्रेसिंग योगासन बहुत सारे। हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम उस हिसाब से इतना संपन्न है एब्सोल्युटली कि उसका कोई सानी नहीं है दुनिया में। गो इन फॉर दैट। बच्चे को गाइड करिए कि डी स्ट्रेस अगर तुमको होना है तो आप योगासनों का उठाइए फायदा। आप जो है वो प्राणायाम कर सकते हैं, प्राणायाम करिए। ये सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना होगा। तो मेरा कहना यह है कि डी स्ट्रेस करने के लिए उनको आपको गाइड करना होगा, पर मेडिकेशन सॉल्यूशन इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट ए सॉल्यूशन। और काउंसलिंग हमेशा बात करिए कि ये हो सकता है। कई बार क्या होता है कि स्ट्रेस में बच्चा खुद जब बोलने लगता है तो स्ट्रेस रिलीव हो जाता है। यस, एक्चुअली स्ट्रेस जो है मल्टीप्लाई क्यों होता है? इट इज नॉट कमिंग आउट। यानी जैसे प्रेशर कुकर में वो स्टीम क्रिएट हो रही है और वेंट जो है वो बंद है, तो वो जैसे उड़ा देता है वॉल को, वैसा वो स्ट्रेस का नेगेटिव आउटपुट है। वरना अगर उसको कहीं मौका मिले कि शेयर करने का, हम बात करें, और फिर बात करने का बेस्ट तरीका, फिर मैं कहता हूँ फिर माँ बाप ही है। तो आप बात करिए, ऐसा हो रहा है वैसा आप सुनिए। बी ए फ्रेंड टू योर चिल्ड्रन, दैट इज द बेस्ट वे। तो स्ट्रेस कैन बी मैनेज। और स्ट्रेस को लेकर के कतई किसी भी प्रकार से यानी एकदम सिंपैथेटिक एकदम हो जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं सर। वो बहुत पावरफुल बच्चा है हमारा, वो हर प्रकार का स्ट्रेस झेल सकता है। हाँ उसी सर, हाँ स्ट्रेस आपने बहुत एग्जांपल अच्छा दिया सर प्रेशर कुकर का। मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब स्ट्रेस दबा के हम रखते हैं बच्चे के अंदर में, इट हैज़ टू वेंट आउट, एंड इफ इट इज केप्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड टाइम इट कन्वर्ट्स इनटू फिजिकल डिजीजेस। यस, दैट इज द मेजर प्रॉब्लम आई थिंक। एंड प्लस आपने जो एलोपैथी दवाई की बात की थी, बिकॉज एलोपैथी जो मेडिसिन है सर, इट गिव्स वर्क्स ऑन द सिम्टम्स ऑफ अ डिजीज। आपको हेडेक हो गया तो हेडेक का दवाई दे दिया तो ठीक हो गया, बट इट डजंट गो टू द रूट कॉज ऑफ द डिजीज। एंड मेडिटेशन हो या फिर हम प्राणायाम हो या योगासन हो, दिस एक्चुअली गोज टू द रूट कॉज एंड वहाँ से निकाल, बिकॉज जब तक हम कोई भी डिजीज को रूट से नहीं निकालेंगे इट विल अगेन कम अप। योग में सर जैसे शवासन और त्राटक, इसको स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए सबसे प्रभावी माना गया है। ओके, परंतु दे नीड सम गाइड, यानी उसके हाँ, लिए मतलब अपने आप नहीं कर सकते, त्राटक को पर्टिकुलरली नहीं करना चाहिए। परंतु अगर वो आसनों का मदद ले तो दे कैन मैनेज स्ट्रेस वेरी इफेक्टिवली। फिर थोड़ा डाइटरी हैबिट भी ध्यान देनी पड़ेगी। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो स्पाइसी फूड को थोड़ा चेक करिए, क्योंकि वो ऐड करते हैं ऑयल वगैरह भी। तो आपको स्ट्रेस से बचने के लिए अब एक इसको कहते हैं ना कि चहुओर से आपको कदम उठाने होंगे। थोड़ा डाइटरी, स्लीप। यस, कई बार क्या होता है, मैंने ये भी देखा है कि जो स्ट्रेस पैदा इसलिए होता है क्योंकि वर्कलोड किसी भी प्रकार का जब बढ़ जाता है तो यंगस्टर दे कट ऑन स्लीप। और मेरा कहना है कि 6 से 8 घंटे के बीच सोना ही है, चाहे जो हो जाए। यू हैव टू मैनेज ऑल योर अफेयर्स बिटवीन द अदर रिमेनिंग टाइम ऑफ द डे, परंतु 6 से 8 घंटा आप सोइए ही, क्योंकि वो आपके स्ट्रेस को बहुत तेजी से कम करता है। कई बार क्या करते हैं लोग, स्ट्रेस होता है तो टीवी देखने लगते हैं। It doesn't work.
बेसिकली ये 5 चीजें होती है ना सर, यू हैव टू स्लीपिंग, ईटिंग, फिजिकल एंड मेंटल एक्सरसाइजेस, ड्रिंकिंग वाटर इज आल्सो वेरी वेरी Yes, इंपॉर्टेंट, yes. एंड प्लस डाइट। ये 5 चीजें अगर हम कंट्रोल कर पाए तो आई थिंक किसी भी लेवल का स्ट्रेस कंट्रोल हो Most of the जाता है। problems बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। भाई आपका भी वो सब्जेक्ट है तो इसलिए सो ग्रेट सर। मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था, मैं उसको चेंज करने वाला। मैं ये पूछने वाला था कि 60 सेकेंड्स अगर हम आपको दूं और आपको आपका मैसेज आपका स्टूडेंट्स को क्या होगा, लेकिन अब मैं आपको 60 सेकेंड्स देता हूं, आपका मैसेज पेरेंट्स को क्या होगा? पेरेंट्स को मेरा एक ही निवेदन है कि टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड, इट इज द वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू यू। यस, और नेचर इस बात को एस्टैब्लिश करता है बाय प्रूविंग देयर इज नो सेकंड सिमिलर सैंपल। आपका जो बच्चा है उसके जैसा Unique दूसरा है। बच्चा न कभी पैदा हुआ न कभी पैदा होगा। ये नेचर बता रहा है कि आपको एक यूनिक गिफ्ट उसने दी है। उस यूनिक गिफ्ट का सम्मान करिए, वो सम्मान नेचर का सम्मान है। उसके प्रति आप जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो उसको करिए, क्योंकि नेचर ने उसकी जिम्मेदारी आपको दी है। डोंट शर्क, उससे भागिए मत। व्हाट अ वे टू कंक्लूड सर, व्हाट अ वे। सर ने इतनी अच्छी बात बोली सर ने कि एवरी चाइल्ड इज यूनिक एंड एवरी चाइल्ड इज स्पेशल। जुड़वे भी होते तो दोनों में डिफरेंस रहता है। बिल्कुल। So, लाइक जुड़वों में भी होता है सर। Yes. बिहेवियरल होगा, हाँ, कुछ ना कुछ होता ही है। 100% कॉपी ना हो ही नहीं So सकता। your child is very creative, very special and very unique. So take it as a gift from the God. And आज का पूरा एपिसोड में डेडिकेट करता हूँ पेरेंट्स के लिए। एंड जैसे सर ने बोला, पेरेंटिंग इज अ प्रोजेक्ट फॉर 18 ईयर्स एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। हम जैसे शादी करते हैं, बच्चा पैदा कर देते हैं, बच्चे को बड़ा कर देते हैं, ऐसे नॉर्मल रूटीन हो जाता है, बट दैट्स नॉट द वे टू दिस। एंड आई थिंक आज का एपिसोड इज डेडिकेटेड टू ऑल द पेरेंट्स। और आप, I request all the parents to go through the episode. We'll also make out reels and we'll also put it on our website, because this is a great learning experience what we have. I think this is one of the best episodes जो आज हमने किया है। So kind of Thank you you, so sir. much Thank for being a guest for us and taking your time out and coming here, sir. Thank you so much. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। Thank you बहुत बहुत and धन्यवाद। जय हिंद।